हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनिया को गोलगप्पे खाना बहुत पसंद था। एक शाम सोनिया अपने दोस्त सूरज के साथ बाजार गोलगप्पे खाने जाती है। तभी उसकी सहेली नीलम भी वहीं गोलगप्पे खाने पहुंच जाती है। सोनिया और नीलम को बातों में मशरूफ देखकर सूरज चिढ़कर बोलता है, क्या यार तुम लड़कियां भी मिलते ही ना चुगली करना स्टार्ट कर देती हो। बाजार में जरा तमीज से बात करो, जब देखो किसी न किसी की चुगली करती रहती हो। तभी सोनिया और नीलम सूरज को घूरते हुए साथ में बोलते हैं, ओह हेलो, तमीज का नंबर है तो दे दो। हाँ तभी बात हो पाएगी, वरना नहीं कर पाऊंगी तमीज से बात। सॉरी। हाँ तुम दोनों से बात करना ही बेकार है, हट। पता नहीं और कितनी बार मारेगा ये डायलॉग तू। उतनी बार जितनी बार तुम दोनों चुगली करोगे। इतना कहते ही नीलम, सूरज और सोनिया तीनों हंसने लगते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और एक रोज सूरज और नीलम सोनिया के घर आते हैं और सोनिया की माँ रेशमा से पूछते हैं सोनिया के बारे में। चाची सोनिया कहाँ है? जरा उसे बुला देंगी, कुछ काम है। बुलवा दूं? आओ अंदर बैठो और खुद बुला लो। सोनिया की माँ बहुत स्ट्रिक्ट होती है। उनसे बातें करने में सभी को डर लगता था, क्योंकि वो किसी को भी कुछ भी बोल देती थी बिना किसी परवाह के कि वो क्या सोचेगा। वो बिल्कुल करेले की तरह कड़वी थी। तभी नीलम सोनिया को आवाज लगाती है, सोनिया गांधी कहाँ है? बाहर निकल। और तभी सोनिया की माँ बड़बड़ाने लगती है, देखो आजकल के बच्चों को बात करने की तमीज नहीं है। अच्छा खासा नाम बिगाड़ रखा है। सोनिया बाहर आती है तो अपने दोस्तों को अपने घर में देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपनी माँ को दोनों दोस्तों के बारे में बताती है। माँ, ये मेरे दोस्त हैं, आज पहली बार हमारे घर आए हैं। आप इनसे मिली? ये नीलम और ये सूरज है, मेरे स्कूल के दोस्त हैं। हाँ बस बस, इतना उछल क्यों रही है? शांत हो जा। तुम सब बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहकर रेशमा रसोई की तरफ चली जाती है। कुछ समय बाद उन सब के लिए खाने को पकोड़े और कोक लेकर आती है। ये देखकर सारे साथ में बोलते हैं, पकोड़े नहीं खाना हमें, कोक के साथ खाना पॉपकॉर्न है। खाना है। OMG, मैं पकोड़े खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। मुझे नहीं खानी इतनी ऑयली फूड। अरे मेरे इतने नखरे नहीं है चाची, मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ। बस अभी मुझे पकोड़े नहीं खाने हैं, दैट्स इट। खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। दोबारा कभी मेरे घर आए तो खुद का खाना खुद लेकर आना। अब यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। बदतमीज बच्चे, तमीज जरा भी नहीं है। जैसे ही रेशमा की बात खत्म होती है, तीनों हंसने लगते हैं। ये देखकर सोनिया की माँ रेशमा गुस्सा करने लगती है और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तीनों दोस्त पॉपकॉर्न लेने के लिए बाजार चले जाते हैं और गोलगप्पे का ठेला देखकर गोलगप्पे खाने रुक जाते हैं और गोलगप्पे खाने लगते हैं। तीनों एक दूसरे से बात करते हुए अपने घर आते हैं। चलो अब मैं चलती हूँ अपने घर। आज मजा आया तुम दोनों के साथ, फिर मिलते हैं। अब सूरज सोनिया को चिढ़ाते हुए कहने लगता है और सोनिया गुस्से में बहुत कुछ कह देती है। अगली बार सोनिया के घर आएंगे ना तो सोनिया की जो माँ है ना माँ, वो हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं देगी। तो नीलम खुद ना घर से ना खाने का जुगाड़ करके आना। सूरज, तुम दोस्त हो मेरे तो हद में रहना सीखो। ऐसे कुछ भी मत बोला करो। जिसका मजाक बना रहे हैं वो मेरी माँ है। एक तो हमारे लिए वो खाने को इतना कुछ बना रही हैं और तुम हो कि उनका ही मजाक बना रहे हो। वाह क्या दोस्त है मेरे। आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। इतना बोलकर अब सोनिया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सोनिया घर पर अकेली बैठी थी तो उसको अपने दोस्तों की याद आती है और वो खुद से बातें कर रही होती है। यार बहुत अकेली हो गई हूँ। मेरे दोस्त मुझसे बात तक नहीं करते और न ही मुझसे मिलने आ रहे हैं। कि तभी उसकी माँ उससे पूछने लगती है, क्या हुआ सोनिया, इतना उदास क्यों बैठी है? कुछ हुआ है क्या? और तेरे दोस्त दिखते नहीं हैं तेरे साथ, क्या हो गया? कोई बात बिगड़ गई है क्या जो इतना उदास है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहने के बाद सोनिया कुछ देर बाद बाजार जाती है, वहीं जहां वो तीनों गोलगप्पे खाया करते थे। इतने में गोलगप्पे वाले भैया सोनिया से सवाल करने लगते हैं, क्या बात है बिटिया, आजकल तुम तीनों साथ में नहीं दिखते हो? कोनो मन मुटाव चल रहा है का? वो दोनों तो साथ में ही आते हैं, बस तुम ही अकेली आती हो। नहीं चाचा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होता है, इसलिए मैं अकेली ही आई हूँ गोलगप्पे खाने के लिए। आज मैं लेकर जाऊंगी, वक्त नहीं है खड़े होकर खाने के लिए।
इसलिए आज गोलगप्पे पैक करवा लेती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारे दोस्त आए तो उनको कुछ कहना है तो बता दो, हम कह देंगे। नहीं चाचा जी, कुछ नहीं कहना। इतना कहकर सोनिया गोलगप्पे लेकर घर चली जाती है और कुछ दूर जाते ही उसका गोलगप्पे का पानी रास्ते में ही गिर जाता है और वो बिना पानी लिए ही घर की तरफ चली जाती है। घर पहुंचने के बाद सोनिया किचन में जाती है और अपनी माँ को पुकारती है। माँ, कहाँ हो? रेशमा सोनिया की आवाज सुनकर नीचे आती है और रसोई में सोनिया को देखकर हैरान थी। क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला था? ये बताना जरा। वो क्या है ना, मुझे याद नहीं है। ओफो माँ, हमेशा की तरह पूर्व से ही निकला है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हो? ऐसा क्या हो गया? होना क्या है, जो लड़की कभी रसोई में आती तक नहीं थी, आज क्या हो गया ऐसा? आज आपके चरण कैसे रसोई में पड़े? ओहो मेरी भोली माँ, मैं तो यहाँ कोक लेने आई थी। मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए आपको आवाज लगाई और आपको गलतफहमी हो गई। अब तो सोनिया की हंसी रुक ही नहीं रही थी। उसकी माँ भी बहुत खुश थी। कुछ देर बाद रेशमा सोनिया को कोक की बोतल देते हुए पूछती है, तू गोलगप्पे लेने गई थी, तो ये कोको कोला किस लिए है? तीखा है क्या? गोलगप्पा जरा टेस्ट करवाना। नहीं माँ, तीखा नहीं है। जब मैं घर की तरफ आ रही थी तभी गोलगप्पों का पानी रास्ते में गिर गया और मैं बिना पानी के ही गोलगप्पे कैसे खाऊं? ये सोचकर मैं कोक ढूंढ रही थी। क्यों? कोको कोला के साथ गोलगप्पे का क्या करोगी? मैं गोलगप्पे में कोक डालकर खाऊंगी। रेशमा हैरान हो जाती है सोनिया की स्टूपिड बातें सुनकर और उसके सर पर मारते हुए कहती है, हट पागल लड़की, कुछ भी। माँ हूँ, बेवकूफ नहीं, जो तेरी इन सब बेवकूफी में तेरा साथ दूं। और ये कोको कोला पियो, बस गोलगप्पे के साथ मत खाना। रेशमा के इतना समझाने के बावजूद सोनिया अपने मन की करती है और गोलगप्पे में कोक डालकर खाती है। पहली बार जब सोनिया ने कोला वाले गोलगप्पे खाए थे तो उसे कुछ खास पसंद नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे उसे कोला के साथ ही गोलगप्पे खाने का मजा आने लगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन नीलम और सूरज उसके घर आते हैं और रेशमा से सोनिया के बारे में पूछते हैं। नाम चाची, सोनिया कहाँ है? जीते रहो बेटा, सोनिया को बुलाती हूँ, तुम दोनों बैठो। रेशमा अपनी बेटी सोनिया को आवाज लगाती है और कुछ देर बाद सोनिया अपने कमरे से बाहर आती है। दोनों दोस्तों को एक साथ देखकर खुश हो जाती है और कहने लगती है, क्यों, तुम दोनों को मेरी याद नहीं आई ना? मुझे पता था तुम लोग ना एक दिन जरूर मेरे पास लौट कर आओगे। दोस्त तो हम है ही, दोस्ती तो दोस्ती निभाएंगे। निभाएंगे। रहने दो सूरज, सोनिया जी को बोलकर क्या फायदा, अब ये तो बिजी रहती है, इनके पास हम दोस्तों के लिए टाइम ही कहाँ है। अरे हाँ, ये तो बहुत ही बिजी है। सॉरी मैडम, आपको डिस्टर्ब कर दिया हमने। सोनिया को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये दोनों ऐसे क्यों बोल रहे हैं और वो पूछती है, शांत शांत शांत, आखिर मैंने क्या किया है और मैं कब बिजी थी? तुम दोनों ने कहाँ से सुन लिया कि मैं बिजी हूँ? हाँ बताओ। तुमने खुद कहा था, तुमने गोलगप्पे वाले को कहा था मैं बिजी हूँ, इसलिए दोस्तों से नहीं मिलती और टाइम भी नहीं है। क्यों, सही कहा ना? तभी सोनिया लंबी सांस भरते हुए कहती है, उफ, वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। जब वो तुम दोनों के बारे में इतना पूछने लगे इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। उनको हमारे झगड़े के बारे में नहीं बताया मैंने। सही किया। चल अब तीनों फिर से गोलगप्पे खाने चलते हैं। रुको, मैंने मंगवाए हैं गोलगप्पे। थोड़ी देर बाद सोनिया गोलगप्पे ले आती है और उसके साथ कोला भी। तो ये देखकर नीलम सोनिया से पूछती है, सोनिया कोला तक ठीक है, पर गोलगप्पे का पानी कहाँ है? उसके बिना गोलगप्पे कैसे खाएंगे? यही तो पानी है, कोक के साथ गोलगप्पे खाकर देखो, इट्स लाइक अ हेवन, मजा आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद तीनों एक साथ गोलगप्पे में कोला डालकर खा रहे होते हैं। ऐसे ही तीनों दोस्त फिर से एक हो जाते हैं और एक साथ में पहले जैसे मिलजुल कर रहते हैं। गरीब बिंदिया अपनी मालकिन के घर किचन में काम कर रही होती है। वो रात के करीब 8 बजे सारा खाना बनाकर अपने घर जाने के लिए किचन से निकल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर फ्रिज पर एक प्लेट में ढकी बासी रोटियों पर पड़ती है, तो वो उन्हें उठा लेती है। तभी उसकी मालकिन वहाँ आ जाती है। ओ महारानी, ये रोटियां कहाँ ले जा रही है तू? कहीं नहीं मेम साहब, वो ये कल की बासी रोटियां हैं। तो तूने सोचा पल्लू में छुपाए घर ले जाती हूँ? मेम साहब तो कुछ कहेंगी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस ये। तुम गरीब नौकरानियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अभी बासी रोटी ले जा रही है,
कल को ताजी ले जाएगी। उसके बाद किचन से धीरे धीरे खाने का सामान गायब करने लगेगी ना। वापस रखिए रोटियां। पर मेम साहब, मालकिन उसकी ये बात सुने बिना ही बिंदिया पर हाथ उठा देती है। बिंदिया बिना कुछ कहे ही वो रोटियां रख कर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में जब अपने घर पहुँचती है तो खाट पर बैठी उसकी बीमार सास मालती उसके गालों को लाल देखकर कहती है, अरे बहू, तेरे गाल सूजे क्यों हैं? तेरी मालकिन ने फिर तुझ पर हाथ उठाया है क्या? माँ जी आपको पता है ना मेम साहब कैसी हैं, उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। अरे गुस्सा आ जाता है तो क्या अपना गुस्सा वो गरीब नौकरानी पर निकालेगी? अरे तू उसके यहाँ काम करती है तो गरीब है, गुलाम नहीं। तू छोड़ दे काम बहू। माँ जी काम छोड़ दिया तो हम गरीब अपना गुजारा कैसे करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं ही कोशिश करूँगी कि काम करते हुए कोई गलती न करूँ। आप आराम कीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। पति की गंभीर बीमारी के कारण मौत होने के बाद बिंदिया के परिवार में बस उसकी सास और वो रह गई थी। घर खर्च और बीमार सास की दवाइयों का खर्चा उठाने के लिए बिंदिया नौकरानी का काम किया करती थी, लेकिन उसकी मालकिन बहुत खड़ूस थी। जरा जरा सी बात पर उसे थप्पड़ लगा दिया करती थी, लेकिन पैसों के चलते बिंदिया वो काम नहीं छोड़ सकती थी। एक रोज रविवार के दिन उसका दूर का भाई दिनेश उसके घर आता है। अरे भैया तुम आओ ना, बैठो। कैसी है बिंदिया? बहुत दिन हो गए थे तेरे से मिले, तो सोचा आज तेरे घर आ जाऊं। नमस्ते माँ जी। जीता रहे बेटा, अब तू आया है तो अपनी बहन को थोड़ी अक्ल दे, वरना मुझ बीमार सास से पहले ये काम करते हुए निपट जाएगी। माँ जी आप भी ना। भैया आप बताओ क्या खाओगे? आपकी एक गरीब बहन आपको 56 भोग तो नहीं खिला सकती, लेकिन जो बन पड़ेगा जरूर बनाऊंगी। अरे बहना, मुझे 56 भोग का कोई लालच नहीं है, बस तू अपने हाथ की आलू कचौरी खिला दे। जी भैया मैं अभी बनाती हूँ। इतना कहकर बिंदिया आलू कचौड़ी बनाने की तैयारी करती है तो दिनेश मालती से बात करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि गरीब बिंदिया काम के चक्कर में अपनी मालकिन का अत्याचार सहती है। कुछ देर में बिंदिया गर्मा गर्म कचौड़ी दिनेश को देती है, जिसे खाते ही दिनेश कहता है, तुम्हारे हाथ की आलू कचौरी किसी पकवान से कम नहीं है बिंदिया। मन करता है खाते ही जाऊं, खाते ही जाऊं, खाते ही जाऊं। ये तो सही कह रहा है बेटा तू। बहू तो हर चीज स्वाद की बनाती है, लेकिन इसके हाथ की कचौड़ियों का स्वाद लाजवाब है। बिंदिया, जब तुम्हारे हाथ में इतना अच्छा हुनर है तो तुम्हें नौकरानी का काम करने की क्या जरूरत है? अपना खुद का कोई काम शुरू करो ना। भैया हम गरीब के लिए इतना आसान नहीं है किसी भी काम की शुरुआत करना, और वैसे भी काम करूँगी भी क्या मैं। इन स्वादिष्ट कचौरियों को बेचो। लोग ऐसी चटपटी चीजें खाना बहुत पसंद करते हैं। अगर तुम्हारी कचौरियाँ लोगों को पसंद आ गई, इससे तुम्हारा हुनर ही नहीं, तुम्हारी आमदनी का साधन भी हो जाएगा। उसकी कही बात से मालती भी सहमत होती है, लेकिन बिंदिया लगा लगाया काम छूट जाने के डर से मना कर देती है। समय बीतता है। एक दिन बिंदिया की मालकिन उसे काम करते हुए बर्तन टूट जाने पर बहुत सुनाती है और काम पर आने से ही मना कर देती है, जिसके कारण बिंदिया को समझ नहीं आता कि अब वो इस गरीबी की हालत में करे तो क्या करे। तो उसे अपने भाई की कही बात याद आती है, तो वो अपनी सास से बात करके अपने किसी जान पहचान वाले से कुछ पैसे उधार लेकर कचौड़ियाँ बनाकर उसे बाजार में बेचने का काम शुरू करती है और अपने ठेले के पास खड़ी होकर आवाज लगाती है, आओ आओ गरम गरम आलू की कचौड़ी खाओ। बहन जी कचौड़ी खाकर देखिए, ज्यादा महंगी नहीं है और स्वादिष्ट भी है। अरे अरे सुनिए तो। लोग उसकी बात सुनते तो जरूर हैं, लेकिन कोई उसकी कचौड़ियाँ नहीं खरीदता। पूरे दिन बाजार में रहने के बाद निराशा से घर लौट जाती है। तभी उसकी सास कहती है, बहू क्या हुआ, कचौड़ियाँ बिकी की नहीं? माँ जी बाजार में कितने ही कचौड़ियों के ठेले हैं, तो भला लोग मेरी बनाई कचौड़ी ही खाना क्यों पसंद करेंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं करूँ भी तो क्या करूँ। बहू तू निराश क्यों होती है? दिक्कत तो शुरू में हर काम में आती है, और फिर हम गरीबों के पास आस लगाए रखने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता। भगवान हम गरीबों को ही इतने कष्ट क्यों देता है? माँ जी पहले तो इनको बीमारी के चलते हमसे छीन लिया, घर चलाने के लिए जैसे तैसे वो काम किया था, लेकिन मालकिन ने उस दिन के बाद से काम पर आने को मना कर दिया। अब कचौड़ियाँ बेचने का काम शुरू करने के लिए भी पैसे कहीं से उधार लिए हैं, तो मेरी कचौड़ियाँ भी नहीं बिक रही। ऐसे रहो तो मैं उधार कैसे चुकाऊंगी? बहू शांत हो जा, भगवान पर भरोसा रख, और इतनी जल्दी हार मानने से कुछ नहीं होगा। चल अब ये बची हुई कचौड़ियाँ खाकर ही अपना पेट भर लेते हैं। निराश गरीब बिंदिया अपनी सास की कही बात समझ जाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू वही कचौड़ी खाकर सो जाती हैं। अगले दिन बिंदिया फिर से ताज़ी कचौड़ियाँ और हरी चटनी बनाती है, लेकिन वो बाजार ना जाकर नुक्कड़ पर ही अपनी कचौड़ी का ठेला लगाती है। वो आवाज लगाकर लोगों को बुलाती है। तभी एक बच्चा उसकी दुकान पर आता है
और एक प्लेट कचौड़ी खाकर साथ ही घर ले जाने के लिए पैक भी करवाता है और बिंदिया को पैसे देकर चला जाता है। बिंदिया पहले ग्राहक को देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन वही बच्चा वहाँ उसके ठेले पर फिर आता है। इस बार उसके साथ एक औरत भी आती है जो कहती है, ये कचौड़ी का ठेला आपका है? जी जी, ये आपका बच्चा है क्या? कल ये यहाँ से कचौड़ियाँ लेकर गया था। हाँ, वो कचौड़ियाँ मैंने भी खाई थी, बहुत स्वादिष्ट और चटपटी थी। एक काम कीजिए, आप 4 प्लेट पैक कर दीजिए और हाँ, हरी चटनी ज्यादा डालिएगा। उसके साथ कचौड़ी खाने का मजा कुछ और ही है। जी जी, अभी देती हूँ। इतना कहकर बिंदिया 4 प्लेट कचौड़ी पैक करके उस औरत को दे देती है और वो औरत पैसे देकर वहाँ से बच्चे के साथ चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद 2 और आदमी उसके ठेले पर कचौड़ी खाने के लिए आते हैं। उस दिन बिंदिया की बनाई कचौड़ियाँ बिकने से उसकी कुछ कमाई हो जाती है। इस तरह समय बीतता है और रोज गरीब बिंदिया की कुछ कचौड़ियाँ तो बिक जाती, बाकी बची हुई कचौड़ियाँ वो और उसकी सास रात को खाकर सो जाया करते। जिसके बाद एक दिन ऐसा भी आता है जब उसकी बनाई सारी कचौड़ियाँ बिक जाती हैं। इस तरह धीरे धीरे लोग उसे गरीब कचौड़ी वाली के नाम से जानने लगते हैं। एक रोज एक आदमी फोन पर बात करते हुए उसकी दुकान पर आकर कहता है, हाँ हाँ भाग्यवान, मैंने अपने कानों से सुन ली, कचौड़ी गरीब कचौड़ी वाली के यहाँ से ही लेनी है। अरे मैं उसके ठेले पे पहुँच गया हूँ, अब फोन काट के परे भी रख दो। बोलिए साहब, कचौड़ी खानी है या पैक करनी है? 1 प्लेट खानी है और 2 प्लेट पैक कर दो। ठीक है। इतना कहकर बिंदिया 1 प्लेट कचौड़ी उस आदमी को खाने के लिए देकर अपना काम करने लगती है। तभी कचौड़ी खाकर वो आदमी कहता है, ओहो वाह, क्या स्वाद है, मुझे तो मजा ही आ गया। जब मेरी भाग्यवान मुझे गरीब कचौड़ी वाली के यहाँ से कचौड़ी लाने की जिद कर रही थी। आप जैसे ग्राहकों के कारण ही मेरी कचौड़ियों का ठेला चलता है। मेरी बनाई कचौड़ियाँ लोगों को पसंद आ रही है, ये सुनकर अच्छा लगता है। वो बोल ही रही होती है कि तभी उसे सामने से उसका भाई दिनेश आता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी कचौड़ियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी दिनेश बिंदिया को ये काम करते देख खुश होकर कहता है, तो आखिर में तुमने सही फैसला ले लिया मेरी बहना। मैंने तो बस फैसला लिया था, सही साबित तो वो अब हुआ है भैया। आओ भैया, घर पर तो तुमने अपनी बहन के हाथ की कचौड़ी खाई है, यहाँ तुम इस गरीब कचौड़ी वाले की बनाई कचौड़ी चखो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी बिंदिया उसे एक प्लेट में 2 कचौड़ियों के साथ चटनी परोसकर देती है। इस तरह गरीब कचौड़ी वाली कचौड़ियाँ बेचकर ही अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाया करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।